Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक लेटेस्ट अपडेट की, जो कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वकील जो है अनुपस्थित है तो याचिका खारिज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या डिटेल है, क्या ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये सारा कुछ समझते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 4 बार वकीलों के अनुपस्थित रहने के आधार पर एक व्यक्ति की याचिका खारिज करने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि किसी नागरिक को स्वतंत्रता इस प्रकार नहीं छीनी जा सकती। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अदालत ने याचिका खारिज करते स्पष्ट रूप से त्रुटि की है और उसे हथियार कानून के तहत दोष सिद्धि संबंधी मामले में सहायता के लिए एक अन्य वकील को न्याय मित्र जो है नियुक्त करना चाहिए था। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने इस आधार पर याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से त्रुटि की है कि याचिकाकर्ता का वकील 4 बार उपस्थित रहा। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने इस पीठ में शामिल थी। न्यायालय ने 16 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि किसी नागरिक की स्वतंत्रता को इस प्रकार से छीना नहीं जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के याचिका स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय के 11 फरवरी और 16 जुलाई के आदेश को दरकिनार कर दिया। अदालत ने 11 फरवरी को याचिकाकर्ताओं की दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता का वकील जो है 4 बार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा, बार बार बुलाने पर भी नहीं आया। इसके बाद अदालत ने 16 जुलाई को याचिका पर फिर से सुनवाई किए जाने के संबंधी अनुरोध खारिज कर दिया था और कहा था कि इसका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत के इन आदेशों के खिलाफ अपने वकील M.K. घोष के जरिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो इसमें ये कहा कि इस तरीके से याचिका खारिज नहीं करनी चाहिए थी हाईकोर्ट को इस जो केस में। तो फ्रेंड्स, ये है कि वकील अनुपस्थित हो तो दूसरा वकील को अपॉइंट करने के लिए या न्याय मित्र के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कोर्ट को क्या है कहना चाहिए था। इस तरीके से जो केस है उसको खारिज नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से अदर वीडियो रिलेटेड एंड लीगल अपडेट्स जो है देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक लेटेस्ट लीगल अपडेट्स की फॉर अकाउंट होल्डर्स। जो निष्क्रिय बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी अब बैंक नहीं लगा सकेंगे जुर्माना। तो इसकी जो हेडलाइंस है कि निष्क्रिय बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी अब बैंक खाते जो हैं उस पर जुर्माना नहीं लगा सकेंगे। तो इसमें क्या कहा है, क्या फुल डिटेल है, इसको समझते हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वैसे बैंक अकाउंट जो निष्क्रिय है, यानी कि जिसमें 2 साल से ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उसमें न्यूनतम शेष राशि मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आरबीआई ने बैंक से कहा है कि इन ऑपरेटिव खातों पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए बनाए गए खातों को बैंक निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, भले ही उनका इस्तेमाल 2 वर्षों से ज्यादा समय तक नहीं किया गया हो। तो इस संबंध में जो कहा है, आरबीआई ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है और नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को अकाउंट के निष्क्रिय होने की सूचना MMS
एमएमएस लेटर ईमेल के जरिए देनी होगी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर किसी निष्क्रिय अकाउंट का मालिक जवाब नहीं देता है तो गारंटर से संपर्क करना पड़ेगा। नए अकाउंट खुलवाते समय गारंटर की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2023 के आखिरी तक लावारिस जमा 28% भरकर जो है 42,272 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये जो है इसमें कहा गया है कि निष्क्रिय खातों को दोबारा शुरू करने के लिए सिर्फ नो योर कस्टमर डिटेल्स जमा करनी होगी। केवाईसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट किया जा सकता है। केवाईसी खाता धारक के अनुरोध पर वीडियो कॉल के जरिए पूरी की जा सकती है। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसने इस तरीके के निर्देश जारी किए हैं, जो कि कुछ बेनिफिट्स है इसके, और जो जुर्माना लगा देती है बैंक के अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, आपके मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो उससे भी जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। तो इस तरीके का जो अपडेट्स आया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए और आपको लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड या आपको हर तरीके से अगर लॉ से रिलेटेड चाहते हैं तो सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, हर तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि जो बस एंड ट्रक ड्राइवरों की जो है स्ट्राइक चल रही थी, उस हड़ताल को लेकर जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, जो कि हड़ताल आज खत्म हुई है, तो उस केस में बहुत सारी चीजों में बाधा आई है, बहुत सारी आपूर्तियां बाधित हुई हैं। तो उस केस में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, ट्रकों और बसों की हड़ताल से आवश्यक आपूर्ति बाधित होने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कार्रवाई का निर्देश दिया। तो संशोधित हिट एंड रन कानूनों के खिलाफ ट्रक और बस चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को चुनौती देने वाली एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष लाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ को सरकारी प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार को हड़ताल समाप्त करने का निर्देश जारी किया। अखिलेश त्रिपाठी और सिविक कंज्यूमर गाइडलाइंस फोरम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए नए कानूनों में विरोध में शुरू की गई हड़ताल ने बसों और ट्रकों और टैंकरों के संचालन को रोक दिया है। सेवाओं के इस निलंबन के कारण सब्जियों, पेट्रोल और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे सार्वजनिक जीवन पर काफी असर पड़ा है। क्योंकि जो अगर पेट्रोल और डीजल या जो बस एंड ट्रक ड्राइवरों के लिए हड़ताल हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, हर चीज पे, चाहे किसी व्यक्ति ने ऑफिस जाना है, चाहे कोई व्यक्ति ने कोई और काम करना है, अपने शॉप पे जाना है, यहाँ से कोई सामान आना है, सब्जी आनी है, ट्रांसपोर्ट ही अगर खत्म हो जाएगा तो उस केस में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आ जाएंगी। तो उस केस में जो याचिका दायर की गई थी हिट एंड रन मामले में, उसके कारण क्या है, हड़ताल पे चले गए थे ये जो बस एंड ट्रक जो है ड्राइवर्स हैं। तो ये एसोसिएशन जो है हड़ताल पे चली गई थी, तो इससे काफी लोगों को जीवन पे असर पड़ रहा था। उनकी हर चीज में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, खाना पानी, ये जो है उसमें क्या है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और हर यातायात अव्यवस्थित हो गया था, कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा पा रहा था। इस केस में क्या है, हड़ताल जो है आज जो है खत्म कर दी गई। तो इसमें जो कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में प्रासंगिकता को देखते हुए सरकार ने
हस्तक्षेप करने और त्वरित कार्रवाई करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की कि तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसको क्या है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये हड़ताल जो है, जो स्ट्राइक जो है वो लंबी चले गई तो काफी चीजें जो हैं, हर चीज क्या है अव्यवस्थित हो जाएगी। क्योंकि यातायात एक आज के जो समय में जो एक यातायात है या पेट्रोल वगैरह है, तो ये और एक जो इंटरनेट है, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, हम लैपटॉप यूज करते हैं, तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे कि हर कोई चल रहा है। अगर ये एक दिन भी क्या है बंद होता है तो इससे आम आदमी के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे काम जो हैं स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस पे सरकार को हस्तक्षेप करने को और तुरंत कार्रवाई करने की अपनी जिम्मेदारी को सरकार ने स्वीकार किया। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अप्रभावित रहे, कि किसी तरह की जो आपूर्ति है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध, पानी कहते हैं, जो दवाइयां हैं, जो खान पीन की चीजें हैं, उसमें क्या है वह अप्रभावित रहें, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज क्या है जो आम जीवन है, जो लोग हैं, जो बीमार लोग हैं या जो बच्चे हैं, हर कोई क्या है इससे प्रभावित रहेगा। क्योंकि हर चीज जो है बहुत ज्यादा क्या है महंगी हो जाएगी और बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए क्या है सरकार को निर्देश दिया गया कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो आपूर्ति है, यानी कि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें किसी तरह का इस स्ट्राइक से प्रभाव नहीं पड़े। तो कानूनी व्यवस्था में किसी तरह की गिरावट को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। इस तरीके से मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पंकज दुबे, दिनेश उपाध्याय और ऋतिका गुप्ता ने किया। तो इसमें यही कहा गया कि जो है इस तरह की स्ट्राइक्स जो होती हैं उसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि आप हैंडल कीजिए कि इस तरीके से जो है जो दिनचर्या की चीजें हैं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो 1 या 2 दिन जो स्ट्राइक ये रही है, तो जो अब मेरे ख्याल से आज जो सुनने में आया है वो स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि आम आदमी के जीवन पे इसका क्या है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हर चीज में क्या है वो परेशानी जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें जो है स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया है, हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है उसने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर आगे किसी तरह की इस तरीके से स्ट्राइक्स होती है या किसी तरह की होती है तो आवश्यक वस्तुओं पे क्या है इसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ना चाहिए। A petition challenging the indefinite strike by bus and truck drivers against the revised hit and run law was हिट एंड रन लॉ जो अभी जो है उसमें जो फेरबदल किए गए हैं, ये नया कानून लाया गया है, brought before the Madhya Pradesh High Court, the bench comprising Chief Justice Ravi Vijay Kumar, Merli Math and Justice Vishal Mishra was informed by the government representatives that action would be taken under the Essential Commodities Act to ensure the uninterrupted supply of essential goods, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं उन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फॉलोइंग द हियरिंग द बेंच इश्यू डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एन एंड टू द स्ट्राइक, और गवर्नमेंट को क्या है स्ट्राइक को खत्म करने का निर्देश किया कि ये स्ट्राइक खत्म कीजिए। द पिटीशन फाइल्ड बाय द अखिलेश त्रिपाठी एंड द सिविल कंज्यूमर गाइडलाइन फॉर्म highlighted that the strike intended to protest against the new law for hit and run cases. जो न्यू लॉ आया है हिट एंड रन केसेज का, he halted the operation of buses, trucks and tankers. This suspension of service had led to be dispute is the supply of essential items like vegetables, petrol and milk
इन पे क्या है जो पब्लिक की लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, तो इस सारी चीजों को क्या है इस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आगे भी अगर किसी तरह का इस लॉ के हिट एंड रन जो न्यू लॉ है इसमें जो प्रोविजंस है उससे अगर बस एंड ट्रक ड्राइवर को कोई इश्यू होता है और दोबारा किसी तरह का कोई स्ट्राइक होती है तो सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि आप सिचुएशंस को हैंडल कीजिए, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, वह उसकी सप्लाई जो है चलती रहे, तो इसका ध्यान रखने को सरकार को निर्देश किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनजाने में हुई त्रुटियां या कि गलतियां नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या कहा है, क्या पूरा मामला है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनजाने में हुई त्रुटियां यानी गलतियां, गलत बयानी या जानबूझकर किया गया दमन नहीं है और इसके लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में वरिष्ठ न्यायिक कुमार अपीलकर्ता एक पुलिस कांस्टेबल बनने की इच्छा रखते थे और उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत उक्त पद के लिए आवेदन किया था। इंटरमीडिएट होने की पात्रता मापदंड रखते हुए उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम नतीजों में वह असफल साबित हुआ। कारण सिर्फ इतना था कि जब आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किया गया था तो उसकी जन्म तिथि 8/12/1997 दर्शाई गई थी, जबकि स्कूल की मार्कशीट में उसकी जन्म तिथि 18/12/1997 दर्शाई गई थी। इट मीन्स कि जो 8/12/1997 जो बताई गई थी 8 दिसंबर 1997 वो 18 दिसंबर 1997 हो गई थी। इस चक्कर में उनको क्या है उनकी पात्रता को स्वीकार नहीं किया गया। एकल न्यायाधीश ने माना कि चूंकि गलत जानकारी प्रदान की गई थी इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अपीलकर्ता ने डिवीजन बेंच में लेटर्स पेटेंट अपील दायर की जिसमें अपेक्षित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या आवेदन पत्र में की गई त्रुटि जो अपलोड किया गया था एक महत्वपूर्ण त्रुटि है या एक मामूली त्रुटि है और क्या राज्य द्वारा अपीलकर्ता को उसी के कारण असफल घोषित करना उचित था। तो ये एक क्वेश्चन पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो आवेदन किया गया था और जो त्रुटि की गई, जो गलती की गई अपलोड करने में, जो तारीखों की गलती हुई वो क्या इतना था कि उसे असफल घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के इस तर्क से असहमति जताई कि त्रुटि इतनी गंभीर थी कि गलत और भ्रामक जानकारी बनती है। तो उसमें असहमति जताई सुप्रीम कोर्ट ने कि इतनी ज्यादा बड़ी त्रुटि नहीं थी, इतनी ज्यादा हल्का जो डेट है उसमें चेंजेस थे, अदरवाइज जो डेट थी वो सेम थी, जो सन था वो सेम था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसमें असहमति जताई, अपनी जो सहमति जो है एक्सेप्टेंस है वो नहीं दी। इसके अलावा पीठ ने कहा कि राज्य ने भी किसी आपराधिक कार्रवाई का सहारा नहीं लिया है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने भी इस त्रुटि को खंड के उल्लंघन के रूप में नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुज प्रताप सिंह बनाम संघ लोक सेवा आयोग के मामले पर गौर किया, जहां पहले बिंदु पर त्रुटि को
ठीक करने में असमर्थ उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन जमा करते समय इसे दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भर दिया उसमें क्या है, चेंजेस करने का उसके पास अब कंट्रोल नहीं था। उस केस में वह क्या है, उसने जो परीक्षा में बैठा तो उसने भी सेम डेट क्या है अप्लाई करी, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। कोर्ट ने स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया और जन्म तिथि से संबंधित कॉलम भरने में हुई त्रुटि को माफ कर दिया। पीठ ने अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। चूंकि अपीलकर्ता अपनी गलती से अनजान था, इसलिए उसने यांत्रिक रूप से मुद्रित फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे और कहा कि बाद में 11/6/2018 को परिणाम के प्रकाशन पर ही अपीलकर्ता को इसका एहसास हुआ। गलती क्या थी? हमें लगता है कि अपीलकर्ता को इस मामूली त्रुटि के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जिससे अंतिम परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की गई अनजाने में त्रुटियां गलत बयानी या जानबूझकर किया गया दमन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और सभी चरणों में सफलतापूर्वक पार कर लिया था। आवेदन ने त्रुटि मामूली है, इसका चयन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है। राज्य के लिए इस तिल का तार बनाकर पहाड़ बनाना उचित नहीं था। पीठ ने प्रिंस जयवीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले पर गौर किया, जहां यह देखा गया कि यद्यपि प्रौद्योगिक एक महान समर्थक है, लेकिन साथ ही एक डिजिटल विभाजन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पंकज पासवान बनाम बिहार राज्य के मामले पर गौर किया, जहां राज्य ने बचाव में कहा कि कई उम्मीदवारों में से एक से अधिक स्थानों पर आवेदन किया है और इसलिए लाभ लेने के लिए जन्म तिथि में जानबूझकर बदलाव किया जा सकता है। एक से अधिक जिले या क्षेत्र में चयन जो प्रक्रिया है उसमें वह ऐसा नहीं हो सकता। पीठ ने प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को ऐसे उम्मीदवार के रूप में माने जो केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल भर्ती पटना द्वारा जारी एक विज्ञापन के तहत आयोजित चयन प्रक्रिया में जन्म तिथि 18/12/1997 के साथ उत्तीर्ण हो गया है। जो इसका क्या केस टाइटल है वो भी हम समझते हैं। तो उपरोक्त के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। केस का जो शीर्षक है वो है वरिष्ठ न्यायिक कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य। खंडपीठ जो है वो है न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति K.V. विश्वनाथन। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 2024 का 1। अपीलकर्ता के वकील हैं शाश्वती पारही और प्रतिवादी के वकील है अजमत हयात अमानुल्लाह। तो ये जो केस था इसमें यही था कि जो जन्म तिथि है, जो बर्थ डेट है, उसको ऑनलाइन उसने फॉर्म भरा कांस्टेबल भर्ती के लिए, तो उसमें उसने क्या है 8 जो है दिसंबर 1997 भर दिया और जो उसने पेपर दिया तो उसमें उसने 18 दिसंबर 1997 भर दिया। तो ये त्रुटि के कारण उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उसने गलत जानकारी दी और उस चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि ये मामूली त्रुटि थी और इसलिए किसी व्यक्ति को क्या है उसके अपॉइंटमेंट से क्या है उसे मना नहीं किया जा सकता, उसको नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये त्रुटि जो है कई बार अनजाने में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से मेरे अदर वीडियोस देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं हिट एंड रन कानून क्या है, व्हाट इज हिट एंड रन लॉ।
जिसके ऊपर क्या है इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, स्ट्राइक्स हो रही हैं देश भर में, इसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। तो इसको समझते हैं कि हिट एंड रन लॉ क्या है और साथ में समझेंगे क्या पहले हिट एंड रन कानून क्या था और अब क्या है। इसलिए जो विरोध प्रदर्शन है, जो स्ट्राइक्स है वो हो रही है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, इस सारे कुछ को डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो भारतीय न्याय संहिता में जो है पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 304 यानी कि 304A का प्रयोग किया जाता था। भारत में हाल ही में नया कानून जो लागू किया गया है हिट एंड रन कानून, जिसका मकसद दुर्घटना के बाद ड्राइवर भागने से रोकना है। यानी कि वह दुर्घटना करते थे, एक्सीडेंट करते थे, उसके बाद वह भाग जाते थे। तो इस पर क्या है, ट्रक ड्राइवर ने और ट्रांसपोर्ट यूनियन के देशव्यापी हड़ताल को जन्म दे दिया, जिसके चलते ट्रक और टैंकर ड्राइवर्स का 3 दिन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसने देश के कई हिस्सों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की समस्या को भी देखने को मिल रही है। क्या है नया हिट एंड रन कानून, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार जो अभी नया लॉ चेंज हुआ है, आईपीसी का जो चेंज 2023 का कानून जो नया बना है, भारतीय न्याय संहिता जिसे कहा जा रहा है, जो कि पुराना आईपीसी है, उसको चेंज किया गया है। उसके अनुसार जो ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता का रिप्लेसमेंट है, इसके तहत अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते कोई गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और वह पुलिस या किसी अधिकारी इस घटना की जानकारी दिए बिना वह व्यक्ति जो है जिसने एक्सीडेंट किया है वो चला जाता है ड्राइवर, तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसके लिए 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले हिट एंड रन कानून क्या था? पहले था भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। हालांकि इसकी बजाय जो आईपीसी की धारा 304A का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 2 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान था। क्यों शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और क्या कहते हैं, पूरा पर डिटेल में समझेंगे कि हिट एंड रन कानून में क्या प्रोविजन किया गया है। तो नए हिट एंड रन कानून की आलोचना मुख्य रूप से दुर्घटना की जगह छोड़ने के लिए सख्त सजा के इर्द गिर्द केंद्रित है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक ड्राइवर को 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, तगड़ा जुर्माना हो सकता है, जबकि पुराने नियम के तहत 2 साल की जेल और जुर्माना भी काफी कम था। अब ड्राइवर इसे 2 धारी तलवार समझ रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना भले ही पूरी तरह से उनकी गलती की वजह से ना हुई हो, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें काफी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवरों को इस बात का भी डर है कि घायलों को अस्पताल तक ले जाते समय उन्हें भीड़ के हिस्से का भी हिंसा का भी जो है भीड़ की जो हिंसा होगी उसका भी सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि आजकल देखने को मिलता है। तो इस जो कानून है यह इसके चक्कर में क्या है, जो पेट्रोल पंप बंद हुए हैं, जो डीजल की आपूर्ति हुई है, तो ये सारा कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता है। और जो भारत में नया हिट एंड रन लॉ है और जो मारो और भाग जाओ का जो कानून था कि पहले मारते थे ट्रक ड्राइवर है या कोई भी है वो भाग जाता था, तो ये कानून है जो हिट एंड रन कानून है उसमें इसका चेंजेस हुआ है। जो नई जो भारतीय न्याय संहिता आई है 2023, इसमें इसके चेंजेस हुए हैं। उस पे ही क्या है, जो ड्राइवर्स हैं वह उतावले हो गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में हिट एंड रन कानून दुर्घटना स्थल से भागने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है। कानून के मुताबिक हिट एंड रन दुर्घटना के बाद मौके से भागने वाले ड्राइवरों को जो है 10 साल की सजा देगा और 7 साल का जुर्माना देगा। यह कानून निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होता है।
जो यानी कि जिनकी प्राइवेट जो कार्स चलाते हैं वह या ट्रक चलाते हैं उन पे भी ये क्या है अप्लाई होता है ये कानून। नए कानून का लक्ष्य हिट एंड रन मामलों की संख्या को कम करना है, जो हर साल भारत में लगभग 50,000 मौतों का कारण बनते हैं। नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत पिछले दंडों की तुलना में काफी अधिक गंभीर हो गया है और जो सजा है वह भी बढ़ गई है। इसलिए ये जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। देखते हैं आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है, क्या सरकार कदम पीछे हटाएगी, क्या इस कानून में जो है चेंजेस करेगी या नहीं करेगी। तो ये मुद्दा क्या है आगे जाके भी गंभीर हो सकता है। अभी तो फिलहाल हड़ताल को जो है खत्म कराया गया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या दोबारा विरोध प्रदर्शन होता है, क्या दोबारा इस तरह की हड़ताल देखने को मिलती है बस एंड ट्रक ड्राइवरों की। तो भारत में नया हिट एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं उनके परिणामों के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। नया कानून लाने के मुख्य कारण है हिट एंड रन मामलों की संख्या को कम करना। नए कानून का लक्ष्य हिट एंड रन दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में हर साल जो है हजारों में मौतें होती हैं। तो इसके साथ ही जवाबदेही बढ़ाने की जो है कानून ऐसी दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हिट एंड रन मामलों के लिए सख्त दंड लगाता है, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है। कानूनी ढांचे को अद्यतन करे। नया कानून ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लेता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव करता है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव भी शामिल है। तो अभी तो खाली इसी पे हुआ है, देखते हैं आगे किस किस जो चेंजेस हुए हैं। जैसे जैसे जो है पढ़ने में आएगा ये कानून, साथ ही साथ इसमें क्या है विरोध प्रदर्शन भी सामने आएंगे। तो इसमें देखते हैं चेंजेस तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है कर दिए गए हैं और राज्यसभा में भी पास हो चुका है, राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। लेकिन अब इसमें क्या है जैसे जैसे कानून पढ़ा जाएगा उसमें समस्याएं देखी जाएंगी और देखते हैं जो गवर्नमेंट है उसमें कितने चेंजेस लाती है। पीड़ितों को अधिक अधिकार प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। हिट एंड रन कानून का नया कानून पीड़ितों को मुकदमे के दौरान बोलने का अधिकार देता है, जो हिट एंड रन दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों के लिए एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। हिट एंड रन मामलों के लिए कठोर दंड लगाकर नए कानूनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है और खतरनाक ड्राइविंग व्यवहार को हतोत्साहित करना है। जो लोग लापरवाही से क्या है कारें ट्रक जो चलाते हैं उसमें क्या है चेंजेस आएंगे और ये जो सख्त कानून जो बना है उसमें क्या है इस तरीके से क्या है उनमें कमी आएगी। जो वह है अवेयरनेस से चलाएंगे, वह सावधानी पूर्वक क्या है वाहनों को चलाएंगे, तो जो सड़क दुर्घटना है उसमें कमी आएंगी। ड्राइवरों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे, तो पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के तहत नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेता है और साथ ही साथ व्यापक विरोध हुआ है। भारत भर में ट्रक ड्राइवर सख्त दंड के कारण नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उत्पीड़न के दर से कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। ड्राइवरों की चिंताएं क्या हैं, तो ड्राइवरों का मानना है कि कठोर कानून है, जुर्माना भी अधिक है, जिससे वित्तीय कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट है कि उन्हें डर है कि यह मौजूदा ड्राइवरों को हतोत्साहित करेगा और नए पेशे के लिए लोगों को आने से रोकेगा कि वे ड्राइवर नहीं बनेंगे, क्योंकि यह कानूनी पक्षों में पड़ सकते हैं। झूठे आरोप या उनके निरंतर से परे दुर्घटनाओं के कारण अनुचित 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये भी उनकी चिंता है कि चाहे उनकी तरफ से क्या है वह इंसिडेंट हुआ है या किसी और की लापरवाही से हुआ है, लेकिन उन्हें कानूनी पक्षों में पड़ना पड़ेगा।
तो वो समस्याएं हैं भी हैं और साथ में क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है वो भी देखने को मिलेगा। तो विरोध का प्रभाव क्या है? परिवहन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान आया है। मुंबई में अनुमानित 1.20 लाख ट्रकों, टेम्पो और कंटेनरों में से 70% से अधिक सड़कों से नदारद रहे हैं, जिससे संभावित रूप से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रभावी हो रहा है। 3 दिवसीय हड़ताल से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर असर पड़ा है। इसी तरह से विरोध प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हो रहे हैं और नए कानून से ट्रक ड्राइवरों की आजीविका और उद्योग का भविष्य दांव पर है। विरोध प्रदर्शन कानून की निष्पक्षता, अपेक्षित परिणामों के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं। क्या सरकार नया हिट एंड रन कानून वापस लेगी? तो सरकार ने भारत में नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने का कोई इरादा नहीं जताया है। यह कानून, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पेश किया गया था, का उद्देश्य हिट एंड रन दुर्घटनाओं और उनके परिणामों के महत्वपूर्ण मुद्दे को संशोधित करना है। यह दुर्घटना स्थल से भागने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है और साथ ही साथ ये जो है सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि नए कानून का उद्देश्य हिट एंड रन मामलों की संख्या को, जो एक्सीडेंट हैं, उनको कम करना है। जो हर साल भारत में 50,000 से ज्यादा की मौतें होती हैं और ट्रक ड्राइवरों के विरोध के बावजूद सरकार ने कानून वापस लेने का कोई इरादा जो है अभी बयान जो है जारी नहीं किया है। तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में नए प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उन्हें वापस लेने का आह्वान किया है, लेकिन सरकार ने संभावित वापसी के कोई भी संकेत अभी तक नहीं दिए हैं। आगे क्या प्रक्रिया होती है इसको समझेंगे। संक्षेप में नवीनतम जो जानकारी है उसमें देखते हैं। अभी जो है फिलहाल के लिए सरकार के द्वारा जो स्ट्राइक है उसे खत्म कर दिया गया है। जो ट्रक एंड बस ड्राइवरों की स्ट्राइक थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी इस पे क्या फैसला आता है वो देखने को मिलेगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, जो कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है। जीवन साथी के खिलाफ बेवफाई के बेबुनियादी आरोप लगाना तलाक का आधार हो सकता है, भले ही अनजाने में ऐसा किया गया हो, ऐसा कहा है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने। तो देखते हैं क्या इसमें प्रॉपर डिटेल क्या है इस केस की और इसका क्या केस टाइटल है, सारा कुछ समझेंगे। तो सुश्री कमलेश ठाकुर बनाम श्री सुशील ठाकुर, इस केस में जो है हिमाचल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक ऐतिहासिक फैसले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि बेवफाई के निराधार आरोप भले ही अनजाने में तलाक लेने के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। जो अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई जो वाइफ है वह क्या है अपने हस्बैंड पर अगर बेबुनियादी आरोप लगाती है बेवफाई के, तो उस केस में वह ग्राउंड हो सकता है। जो अभी का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें ग्राउंड हो सकता है कि वह डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों में के संदर्भ में क्रूरता जानबूझकर किए गए इरादों के बिना भी हो सकती है। यानी कि ये नहीं है कि क्रूरता जो है जानबूझकर ना किए गए भी क्रूरता की जा सकती है, ऐसा कहा है एचपी हाईकोर्ट ने। और इरादे की अनुपस्थिति के आधार पर पीड़ित पति या पत्नी के लिए राहत को नकारा नहीं जाना चाहिए। इस फैसले में केंद्र में एक प्रतिवादी पति शामिल था
जो क्रूरता के आरोपों का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) AI के तहत तलाक की मांग कर रहा था। फैमिली कोर्ट ने 14 अगस्त 2019 को अपने फैसले में अपीलकर्ता पत्नी द्वारा लगाए गए व्यभिचार के गंभीर और निंदनीय आरोपों को उजागर करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। यानी कि जो उसकी वाइफ थी उसने गंभीर आरोप लगाए थे और व्यभिचार के गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए थे, जिसकी जो मंजूरी है हाई कोर्ट के द्वारा दे दी गई, तलाक के आधार माना गया और इसको और जो है मंजूरी दे दी गई इस केस में। फुल डिटेल क्या है केस की, क्या केस टाइटल है, सारा कुछ और क्या उसका नंबर है, सारा कुछ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा ने कहा कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां शिकायत की गई आचरण स्वयं काफी खराब और गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में क्रूरता स्थापित हो जाएगी यदि आचरण स्वयं साबित हो जाए या स्वीकार कर लिया जाए। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता पत्नी ने प्रतिवादी पति के कार्यालय का दौरा किया और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में व्यभिचार का आरोप लगाया। यानी कि वह क्या है, एक ऑफिस में काम कर रहा था उसका हस्बैंड और बहुत सारे वहां पे ऑफिसर जो है अधिकारी हैं वह बैठे हुए थे, उनके बीचों बीच उसने अपने पति पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, जिससे न केवल अपमान हुआ उस व्यक्ति का, उस हस्बैंड का, बल्कि मानसिक आघात भी पहुंचा उसको। तो इसलिए यानी कि किसी की व्यवहार सरेआम किसी जैसे कि वह अपने ऑफिस में उसकी एक रिस्पेक्ट होती है किसी व्यक्ति की जो काम कर रहा होता है उस ऑफिस में, और वहां पे जाके उसकी वाइफ ने क्या किया, उस पे गलत तरह के आरोप लगा दिए, व्यभिचार के आरोप लगाए। तो उस केस में वह क्या है, एक तो अपमानित भी हुआ, साथ ही साथ उसे मानसिक आघात जो है उसे मेंटल जो है टॉर्चर भी हुआ। अपीलकर्ता पत्नी अपने दावों को साबित करने में विफल रही। जो जिसने अपील करी थी इसकी पत्नी ने, वह अपने दावों को जो उसने आरोप लगाए थे उसको साबित करने में विफल रही। वह उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, उसके सबूत नहीं दे पाई कि हाँ जो उसने आरोप लगाए हैं वो ठोस हैं। और उसकी शिकायत वापस लेने से उसका मामला और कमजोर हो गया। उसने अपनी शिकायत वापस लेने से उसका मामला जो है और कमजोर हो गया। अदालत ने टिप्पणी की, विवाहेतर किसी व्यक्ति के साथ अशोभनीय संबंध या विवाहेतर संबंध के घृणित आरोप लगाना जीवन साथी के चरित्र, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिति पर गंभीर हमला है। यानी कि ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जेंट्स है या अगर पुरुष है तो उसको जहां चाहो वहां कोई स्त्री आके अपमानित कर दे। तो इस केस में जो है एक पुरुषों को हिम्मत मिली है। और क्या है कि अगर झूठे मूठे आरोप लगाए जाते हैं, किसी तरह के व्यभिचार के आरोप लगाए जाते हैं, बेवफाई के आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके लिए आप पे ठोस आधार होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाते हैं, आप पे ठोस आधार नहीं है और बेवजह आप अपने हस्बैंड पर जो है, अपने पति पर बेवजह क्या है आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, तो ये केस जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसमें कि जो पुरुषों के लिए ये बेनिफिशियल जजमेंट है, जिसमें कि जो अगर इस तरीके से बेवफाई के आरोप कोई पत्नी लगाती है तो उस केस में वह डिवोर्स का आधार हो सकता है और पति जो है वह डिवोर्स ले सकता है। तो इस तरीके से जो इस केस में जो केस टाइटल है वो है सुश्री कमलेश ठाकुर बनाम श्री सुशील ठाकुर, और केस नंबर जो है वो है FAO FC नंबर 2019, FAO FC नंबर 2019, और खंडपीठ है
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की। और ये जो जजमेंट आया है वो आया है 18/12/2023 का ये जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, जो इस केस में कहा गया, उस पे जो आरोप लगाए गए हस्बैंड पर, तो उसका ये फुल जजमेंट जो है इसमें दिया गया है। तो इस जजमेंट से क्या है, काफी केसेस के हल निकल सकते हैं और ये जजमेंट जो है वो हस्बैंड की तरफ से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। तो इस तरीके से being agreed and dissatisfied with judgment date 14/8/2019 passed by the London District Judge Family Court District Shimla in HMA petition number 5 section 3 of 2019, whereby petition filed under section 13A IA of the Hindu Marriage Act, they hereinafter referred to as the Act, praying there the decree of divorce by way of dissolution of marriage on the ground of cruelty having been filed by the respondent husband came to be allowed. Appellant wife has been approached this court in the instant appeal filed under section 19 of the Family Court Act, read with section 20 of the Act, pairing therein to set aside the aforesaid judgment. तो इसमें क्या है, इसमें जो हस्बैंड है उसने तलाक का आधार माना इसको और उसने अपनी पत्नी से तलाक की गुहार कोर्ट से लगाई और कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी इस ग्राउंड पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप अदर जजमेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैक to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें कि हाई कोर्ट ने सोसाइटी को शिक्षा देने की बात कही है, क्योंकि आज के समय में बहू बेटियों को कई घरों में इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उन्होंने क्या है, बेटी को जन्म दिया है। आज भी पढ़े लिखे समाज में भी पहले तो एजुकेटेड कम होते थे लोग, लेकिन अब तो हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई एजुकेटेड है। उसके बावजूद भी ये विचार, ये धारणाएं जो हैं वह क्या है, लोगों के मन से हटी नहीं है। वह अभी भी हर चीज के लिए अपने बहू या जो अपनी बहू बेटी है उसको ही हमेशा क्या है, प्रताड़ित करते हैं। हर चीज के लिए उसको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आप जो ये कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है। वाकई दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा। जो अच्छे घर की लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां हैं, वो अभी भी सबसे पहले जो है इस तरह के कानून को अपनाने की जगह, इस कानून का फायदा उठाने की जगह वह अपने परिवार को अहमियत देती हैं। तो हाई कोर्ट ने इस पे बड़ी टिप्पणी की है, जिसमें कि ये जो केस आया है उसमें जो बताया है और कहा है कि अगर बहू बेटियों को जो बेटी पैदा कर लेती हैं, बेटा पैदा नहीं होता, और ये सोच जो कि बहुत ही गलत सोच है, इस तरीके की सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समझाने की जरूरत है, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। तो क्या कहा है पूरा समझते हैं मामले को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। समाज को यह शिक्षित करने की जरूरत है कि मनुष्य के गुणसूत्र बच्चे का लिंग तय करते हैं। ये कहा है हाई कोर्ट ने। जो माता पिता अपनी बहुओं को अपने वंश वृक्ष को सुरक्षित रखने की इच्छा पूरी ना कर पाने के लिए कठिन समय देते हैं, उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है कि यह उनका बेटा है, ना कि उनकी पत्नी, जिसके गुणसूत्र बच्चे का लिंग तय करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जो अपर्याप्त दहेज लाने और 2 बेटियों को जन्म देने के लिए अपने पति या ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर कथित रूप से परेशान किए जाने के बाद एक महिला की दहेज हत्या के मामले की सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि समकालीन समय में, वर्तमान समय में एक महिला के लायक होने का विचार भौतिक विचारों से जुड़ा होना समानता और गरिमा के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रतिगामी मानसिकता का लगातार प्रचलन और दहेज की अप्रप मांगों से जुड़े उदाहरण एक व्यापक सामाजिक चिंता को रेखांकित करते हैं। यह विवाहित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जिनका आंतरिक मूल्य और सम्मान उनके माता पिता की अंतरंग मांगों को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर होना चाहिए। अपने ससुराल वालों से वित्तीय मांगे। न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे परिदृश्य को देखना परेशान करने वाला है जहां माता पिता अपनी बेटी की भलाई और उसके आराम की कामना करते हैं जब वह अपने पैतृक घर को छोड़कर वैवाहिक घर में बसने की कोशिश करती है, लेकिन जो समाज है वो कहीं भी बहुओं को जीने नहीं देता, लेकिन उसे प्यार और समर्थन देने की बजाय नई दुल्हन को ससुराल परिवार में लगातार लालच और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसमें कहा गया है कि आघात कई गुना बढ़ जाता है और आजीवन बन जाता है जब दहेज संबंधी अपराध की पीड़िता लगातार यातनाओं पीड़ाओं के कारण अपनी जान दे देती है, खासकर तब जब जिन 2 बेटियों को उसने जन्म दिया है और प्यार किया है वे भी उसे परेशान करने और आघात पहुंचाने का आधार बन जाती हैं, जैसे कि वह बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। आश्चर्यजनक रूप से इस संबंध में आनुवांशिक विज्ञान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके अनुसार जब बच्चा गर्भ धारण करता है तो अजन्मे बच्चे के लिंग का आनुवंशिक निर्धारण X या Y क्रोमोसोम का संयोजन शामिल होता है, जिसमें महिलाओं में 2X क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में 2X क्रोमोसोम होते हैं। एक X और एक Y गुणसूत्र XY होना ये क्या है जो निर्धारित करता है कि लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी। महिला पे इस पे किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सारा कुछ क्या है पुरुष पर निर्भर करता है कि एक लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, लेकिन समाज की सोच वह अपने बेटे को कभी जिम्मेदार नहीं कहेंगे, वह अपने बेटे को कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एक जो है ना एक व्यक्ति मिल गया है जिसपे वो सारा आरोप मर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार निषेचन का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि एक अनिषेचित अंडाणु X या Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ जुड़ता है या नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः लड़की या लड़के का जन्म होता है। इसमें कहा गया है कि अदालत ने अपने पति और ससुराल वालों की संरक्षण की इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के कारण लगातार उत्पीड़न के बाद बेटियों को जन्म देने के लिए उत्पीड़न और आत्महत्या या दहेज हत्या के कई मामलों से निपटा है। वंश वृक्ष जो है वो निर्धारित करता है पुरुष पे। अगर आप अज्ञानी हैं तो थोड़ा ज्ञान लीजिए। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अदालत यह देखने के लिए बाध्य है कि ऐसे लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि यह उनका बेटा है, ना कि उनकी बहू, जिसके विवाहित जोड़े के मिलन के माध्यम से गुणसूत्र अपने बच्चे के लिंग का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा,
भले ही यह फैसला इस तरह के ज्ञान का जन्म स्थान बन जाए, लेकिन यह ऐसे अपराधों के अपराधियों की मानसिकता को बदलने और कानून के सिद्धांतों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके निर्दोष विवाहित महिलाओं के जीवन को बचाने में काफी मदद करेगा। जो है आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग नहीं जानते कि जो सास या जो ससुर या जो हस्बैंड नहीं जानते कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो लड़का या लड़की पैदा हो रही है, वह जो स्त्री है, जो बहू है, उसके कारण नहीं हो रही। यह पुरुष पे निर्भर करेगा कि लड़की पैदा हो या लड़की। इसे समझाने की आवश्यकता है, ऐसा कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज हत्या के एक मामले में पति को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी पर आरोप है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता मृत महिला के पिता द्वारा आरोप लगाया गया कि आरोपी और उसके परिवार ने अतिरिक्त दहेज और वित्तीय मांगों के लिए उनकी बेटी पर दबाव डाला, जिससे वह काफी परेशान हुई। उनका यह भी आरोप है कि 2 बेटियों को जन्म देने पर उन्हें ताना मारा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया इस स्तर पर एक महिला ने बेटी को जन्म देने के कारण अपनी जान गंवा दी, जो एक ईमानदार समाज के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए और ऐसे अपराधों को गंभीर और गंभीर माना जाना चाहिए जब मुकदमा अभी बाकी है। शुरू के लिए उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि वर्तमान आवेदक अभियुक्त के खिलाफ आरोप गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की जानी बाकी है। इसलिए यह अदालत इसके लिए इच्छुक नहीं है, उसे जमानत पर रिहा कर दे। इसमें यह भी कहा गया, अदालत ने कहा कि ऐसे समाज में जो समानता पर जोर देता है और महिलाओं के समान प्रगति और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करता है, इस तरह की घटनाएं महिलाओं के लिए समान सामाजिक उन्नति के मार्ग पर निराशाजनक मार्कर के रूप में अंकित है। इसमें कहा गया है कि यह धारणा कि एक महिला का मूल्य कम हो जाता है यदि उसके माता पिता उसके पति या ससुराल वालों को दहेज की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह या भेदभाव को दर्शाता है। इस तरह की अपेक्षाएं न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि ऐसे माहौल में भी योगदान करती हैं जहां महिलाओं को वस्तु बनाकर महज लेन देन तक सीमित कर दिया जाता है। अदालत ने माता पिता द्वारा अनुभव किए गए गहरे संकट को स्वीकार करते हुए कहा, जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हुए सब कुछ दिया, उन्हें कथित तौर पर उसके ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी करनी पड़ी। तो इस तरीके से जो ये समाज जो चल रहा है, कहते हैं कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अगर ये कानून जो है अगर हटा दिया जाए, अगर इस कानून को कमजोर कर दिया जाए, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्या है, और ज्यादा जो है इस तरीके के केसेस आने लगे, द्वारा महिलाओं पे हो ज्यादा घोर अपराध होने लगे। अभी समाज डरता है, अभी पुरुष डरते हैं, अभी ससुराल पक्ष डरता है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में एक कठोर कानून है। अगर ये कानून को कमजोर कर दिया जाएगा
तो जो महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं और जो ससुराल पक्ष इस डर से कि उनके पास जो है कार्रवाई ना हो जाए, उनके अंगेष्ट कार्रवाई ना हो जाए, इस डर से वह क्या है कुछ नहीं कहते, तो इसीलिए क्या है कई परिवार अभी चल रहे हैं। तो कानून को कमजोर करने का तात्पर्य नहीं है, कानून को दोनों पक्षों के लिए लचीला बनाना चाहिए, लेकिन सच क्या है ये साबित करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, welcome back to my channel. If you're a new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें कि कहा है कि लॉयर्स जो है, वकील जो है, उसको 6 महीने की जेल की सजा जो देना है वह उचित है। तो क्या पूरा केस है, क्या लॉयर्स को भी 6 महीने की जेल हो सकती है? तो ये सारा क्या मामला है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट द्वारा वकील को 6 महीने जेल की सजा देना उचित। तो ऐसा कहा है उस केस में जो कि है अवमानना का मामला, कंटेम्प्ट मैटर्स जो है, उसमें ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक वकील को हाई कोर्ट और जिला अदालतों के कई न्यायाधीशों के खिलाफ निंदनीय, अनुचित और आधारहीन आरोप लगाने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाए जाने को उचित करार दिया। राष्ट्रीय राजधानी में मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह मानते हुए कि वकील ने माफी मांग ली है, सजा को घटाकर पहले ही काट ली गई अवधि तक कर दिया। वकील की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने पीठ को बताया कि अवमाननाकर्ता ने सभी संबंधित न्यायाधीशों के समक्ष लिखित रूप में माफी मांगी है और न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी भी वापस ले ली है। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी तरह का अव्यवहारिक व्यवहार करते हैं कोर्ट में जाके, तो उसमें जो है एक वकील को 6 महीने की जेल दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाइड किया, उचित ठहराया। आगे पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश उचित है, हालांकि बात के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हम सजा को पहले ही पूरा कर चुकी अवधि तक कम कर देते हैं। लेकिन 16 जनवरी को शीर्ष अदालत ने वकील को उन न्यायाधीशों से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया था, यह कहते हुए कि वह उनकी माफी की प्रकृति से संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को वकील को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और 6 महीने की कैद की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसने यह भी निर्देश दिया था कि उसे हिरासत में ले लिया जाए और तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सौंप दिया जाए। तो अपने फैसले में जो हाईकोर्ट ने कहा था, चूंकि अपमानजनक आरोप लगाने वाला वकील अदालत का एक अधिकारी था, इसलिए ऐसे कार्यों की दृढ़ता से जांच करना आवश्यक था। तो आप भी अगर एक वकील हैं तो सोच समझ के कोर्ट में बोलिए। आप बिना बेसलेस जो ग्राउंड से जो है किसी भी जज पर या किसी भी तरह से आप आरोप लगाते हैं तो आपको इस तरह की सेंटेंस मिल सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट मैटर से रिलेटेड जो ये केस है। वकील ने जुलाई 2022 में हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें कई न्यायाधीशों पर मनमाने ढंग से मनमर्जी से
और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कई न्यायाधीशों का नाम लिया था और कहा था कि इस तरीके से जो है ये भ्रष्ट है या किसी तरह के जो है आधारहीन जो आरोप लगाए थे, इसलिए कोर्ट ने उसको 6 महीने की सजा दी थी। तो वह कहाँ गया? वह सुप्रीम कोर्ट गया वकील, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को उचित ठहराया कि आप इस तरीके से अव्यवहारिक व्यवहार करते हैं अदालतों में, तो उस केस में आपको सजा हो सकती है। तो अगर आप या आप वकील हैं तो इसे सोच समझ कर कीजिए, और इस तरीके से जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जजों को क्या है और हिम्मत मिली है। और इस तरीके से जब वकील क्या है एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उस केस में जो जज है, जो हाई कोर्ट के जज ने जैसे कि सेंटेंस दी थी लॉयर को, ऐसे ही अदर जज दे सकते हैं। तो सोच समझ के देखते हुए आप क्या करें, जो उचित आधार, अगर आधारहीन अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं, सबूतों के साथ लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से लगाते हैं और सही लैंग्वेज का यूज करते हुए लगाते हैं, तो उस केस में आप बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मिथ्या आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, फॉल्स क्या है, एक कोर्ट को उकसाने वाले काम पे क्या है, आप एक तरह से अगर आप बार क्या है कम्युनिकेशन करते हैं कोर्ट के सामने, तो उस केस में आपको भी 6 मंथ की सजा हो सकती है, जो कि जस्टिफाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रेंड्स, इस जो ये केस था जो कंटेम्प्ट मैटर का, इसमें ये बताया गया है। अगर आप मेरी इसी तरह की अदर वीडियो देखना चाहते हैं, और मैंने जो क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, नया एक्ट जो आया है, दी भारतीय न्याय संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय जो है संहिता जो आई है, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, इसके जो वीडियोज है, नई जो ये कोड जो आई है, संहिता जो आई है, भारतीय न्याय संहिता, इस सब की मैं क्या है वीडियो जो है वो अपने YouTube चैनल पर डाल रही हूँ। वहां से आप मेरी वीडियोज को देख सकते हैं, और ये न्यू जो है एक्ट है, तो इसको समझने के लिए आपको दोबारा एक बार क्या है इसको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 मैं सारे सेक्शंस क्लियर करूंगी, और IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को मैं कवर करूंगी। जो न्यू 2023 की है जो, उसको मैं कवर करूंगी। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। आप अगर लेटेस्ट जजमेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लेटेस्ट जजमेंट से रिलेटेड वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो आप पे तुरंत की तुरंत पहुंच सके। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, और इस जजमेंट को क्या है एडवोकेट के फेवर में रखा गया है। तो क्या है इस जजमेंट, तो समझते हैं। Advocates running office chamber from home not taxable under commercial establishment category, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। घर से ऑफिस चैम्बर चलाने वाले वकील वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के तहत कर योग्य नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, पहले भी इस तरीका का इशू उठा गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या है केस आया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि वकील
को, यानी कि जो वकील है वो क्या है अपने घर से क्या है अपना ऑफिस क्या है कंटिन्यू करते हैं चलाते हैं, तो उस केस में जो ये कहा गया कि उनको भी क्या है कॉमर्शियल माना जाए और उनके घर के ऑफिस को भी कॉमर्शियल माना जाए। तो उस केस में पहले इसको जो निचली अदालत थी उन्होंने मना किया, अब जो अपील की गई वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो समझते हैं कि जो एडवोकेट्स घर से जो है चलाते हैं अपना जो काम चलाते हैं काम करते हैं अपना ऑफिस चलाते हैं तो वो भी टैक्स के अंतर टैक्सेबल होना चाहिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि वकीलों को व्यावसायिक गतिविधियों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान श्रेणी के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। एमसीडी ने वाणिज्यिक श्रेणी के तहत अपने आवास से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं पर संपत्ति कर लगाने की मांग की। जो कि दिल्ली नगर निगम था उन्होंने क्या है जो अधिवक्ता घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं घर से अपना ऑफिस चला रहे हैं उनको संपत्ति कर उनके ऊपर लगाने की क्या है सिफारिश की थी मांग की थी। तो यह निर्णय पिछले साल जून में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि इस तरीके से कर नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसने एकल न्यायाधीश के जनवरी 2015 के फैसले के खिलाफ अपील को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यावसायिक नहीं हैं, गतिविधि और इस तरह के कर के अधीन नहीं किया जा सकता है। यह मुद्दा तब उत्पन्न हुआ जब 2013 में एमसीडी ने ग्रेटर क्लास 2 में अपने घर से व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए एक वकील पर संपत्ति कर का आंकलन किया। इसमें यह निर्णय अधिवक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली पेशेवर सेवाओं विशेष रूप से आवासीय परिसरों से संचालित सेवाओं के कर उपचार में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण का प्रतीक है। तो इस केस में जो कहा गया कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बरकरार रखा कि नहीं, जो एडवोकेट्स जो घर से ऑफिस चला रहे हैं उन पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स या संपत्ति कर नहीं लग सकता। तो इस केस में ये जो है कहा गया। तो साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर इस तरीके से जो वकील घर से ऑफिस चला रहे हैं घर से अपना काम करते हैं अपना सारा ऑफिस हैंडल करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो एडवोकेट्स करते हैं वो व्यावसायिक काम नहीं कर रहे हैं, वो एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए उन पे कर नहीं लगाया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज affirmed that the professional activities of advocates running from his home cannot be taxed under the commercial establishment category, upholding a previous verdict of the Delhi High Court in the case of Municipal Corporation of Delhi versus B.N. Mangon. The MCD sought to levy property tax on advocates practicing from their residence under the commercial category. A bench consisting of Justice B.V. Narathan or Austin Gorgeous Message dismissed an appeal filed by the Municipal Corporation of Delhi MCD. This decision followed the ruling of a Delhi High Court bench of Justice Najmi and Sudhir Kumar Jain in June last year, which upheld an appeal against the January 2015 decision of a single judge
holding that the services rendered by advocate do not constitute commercial activity and thus cannot be subjected to such tax. The issue organized when the MCD in 2013 assigned property tax on a lawyer for conducting commercial activity from his home in Greater Class 2. These orders were subsequently crushed by the single judge of the High Court and have now been affirmed by a division bench of the High Court and the Supreme Court. However, the High Court found the MCD's contestant ex facie interval nothing. There was no legal projection deeming such professional activity as taxable under commercial establishment criteria. This judgment marked as a significant clarification in the tax treatment of professional services rendered by advocates, particularly those operations from residential premises. तो इस ऑर्डर से क्लियर हो गया कि जो एडवोकेट जो है अपने घर से ऑफिस चला रहे हैं तो उन्हें कॉमर्शियल क्या है, उन पे कॉमर्शियल टैक्स यानी संपत्ति कर नहीं लग सकता। तो ये कहा गया इस जजमेंट पे। बहुत अच्छा जजमेंट है एडवोकेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। और मैं अब जो चेंजेस आए हैं, नए कानून जो बना है, उन क्या है BNS, BNSS, इस तरीके से एविडेंस में चेंज आया, IPC में चेंज आया, CRPC में चेंज आया, उसमें न्यू वीडियोज बना रही हूँ। तो आप वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.